हेलो दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत ऋग वैदिक काल को देखे थे और आज की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल के कालखंड की, अगर बात करें तो इसका कालखंड जो है 1000 BC से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का कालखंड है। अगर उत्तर वैदिक काल में समाज की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल के अगर समाज की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भी समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी। समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी। आप लोग देखे थे कि ऋग वैदिक काल में भी समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में वर्ण का जो निर्धारण था कर्म के आधार पर किया जाता था। लेकिन वहीं अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में वर्णों का जो निर्धारण है, वर्णों का निर्धारण जो है, निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाने लगा। जन्म के आधार पर किया जाने लगा। और इस समय समाज में काफी जटिलता देखने को मिलती है। इस समय सामाजिक व्यवस्था में इस समय सामाजिक व्यवस्था में काफी जटिलता देखने को मिलती है। काफी जटिलता देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक एक संस्था था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र एक संगठन था। लेकिन बाद के वर्षों में गोत्र का अर्थ जो है, गोत्र का अर्थ जो है एक मूल पुरुष का वंशज समझा जाने लगा। एक मूल पुरुष का वंशज समझा जाने लगा। और इस समय महिलाओं की स्थिति जो है ऋग वैदिक काल की अपेक्षा काफी कमजोर हो गई थी और कुछ हद तक सीमित भी हो गई थी। महिलाओं की स्थिति जो है, महिलाओं की स्थिति कमजोर और कुछ हद तक सीमित भी हो गई थी।
ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को वेद पढ़ने वेद पढ़ने का अधिकार को सीमित कर दिया गया। वेदों का अध्ययन का अधिकार जो है, अध्ययन करने का अधिकार सीमित हो गए। इस समय महिलाएं यज्ञ और अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती थी, नहीं ले सकती थी। इस समय महिलाएं सभा और समिति में भी भाग जो है नहीं ले सकती थी। और जो ऋग वैदिक काल में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त था, वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। पैतृक संपत्ति में अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। महिलाओं को उपनयन संस्कार करने नहीं दिया जाता था। महिलाओं को उपनयन संस्कार के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। और इस समय समाज में बात करें तो इस समय समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, जैसी प्रथाएं का प्रचलन जो है देखने को मिलता है। और इस समय जो विधवा विवाह था, विधवा विवाह को सीमित कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया। विधवा विवाह जो था कम हो गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में कमजोर हो गई और कुछ हद तक सीमित भी हो गई थी। और इस समय समाज में 8 तरह के विवाह जो है देखने को मिलता है। वहीं 8 प्रकार के जो विवाह थे, अगर उसकी बात करें
पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव विवाह, तीसरा था आर्य विवाह, चौथा था प्रजापत्य विवाह, पांचवा था गंधर्व विवाह, छठा था पिशाच विवाह, सातवां था असुर विवाह और आठवां था राक्षस विवाह और आठवां था असुर विवाह। ब्रह्म विवाह में समान वर्ण के समान वर्ण में वर और वधू का विवाह किया जाता था, और देव विवाह में देव विवाह जो है, जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित थे उनके साथ किया जाता था। पुरोहितों के साथ में पुरोहित के साथ में वधू का विवाह कर दिया जाता था। और जो आर्य विवाह था, आर्य विवाह में वर जो है वधू के पिता को 2 जोड़ी बैल देकर जो विवाह करता था उसे आर्य विवाह कहा जाता था। 2 जोड़ी बैल देकर वर जो विवाह करता था उसे ही आर्य विवाह कहा जाता था। और प्रजापति विवाह की अगर बात करें तो वर जो है वधू के पिता से हाथ मांगकर जो विवाह करता था उसे प्रजापति विवाह कहा जाता था। हाथ मांगकर जो विवाह करता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। और गंधर्व विवाह की अगर बात करें तो जो प्रेम विवाह था उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता था। पिशाच विवाह की अगर बात करें तो विश्वासघात द्वारा जो विवाह किया जाता था उसे ही पिशाच विवाह कहा जाता था। फिर अगर बात करें राक्षस विवाह की, अगर बात करें तो बलपूर्वक या छीनकर जो विवाह किया जाता था उसे ही राक्षस विवाह कहा जाता था। अगर असुर विवाह की बात करें तो वर के द्वारा वधू के पिता को पैसा देकर यानी खरीद कर जो विवाह किया जाता था, पैसा देकर यानी खरीद कर जो विवाह किया जाता था उसे ही असुर विवाह कहा जाता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में जो 8 प्रकार के विवाह थे, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा गंधर्व
छठा पिशाच विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां है असुर विवाह, असुर विवाह। फिर अगर बात करें राजनीतिक स्थिति की, अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में कि राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। क्षेत्रीय क्षेत्रीय राज्यों का उदय जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब राजा जो पहले कबीला का जो प्रमुख होता था वह राजा होता था, लेकिन अब राजा केवल कबीला के प्रमुख न होकर संपूर्ण राज्य के राजा कहलाने लगा। राजा जो है संपूर्ण राज्य के राजा कहलाए जाने लगा। और जो बलि नामक कर को आप लोग देखे थे कि ऋग्वेदिक काल में प्रजा जो थी स्वेच्छा के अनुसार राजा को दिया करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर को अनिवार्य कर दिया गया। बलि नामक कर को अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। यानी जो बलि नामक कर था वो सभी को देना अनिवार्य था, और जो बलि नामक कर था यह फसल के उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। फसल के उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। और इस समय राजा जो था अपना अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। राजा अपना अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। और इस समय राजा को सलाह देने के लिए एक बड़े उत्तराधिकारी होते थे जिसे रत्नी कहा जाता था। राजा को सलाह देने के लिए एक बड़ा अधिकारी होता था, एक बड़े अधिकारी होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। और राजा सहित रत्नी की संख्या की अगर बात करें तो राजा सहित रत्नी की जो संख्या थी 12 हुआ करती थी राजा सहित। और इसी समय देवीय राजत्व का सिद्धांत का उदय भी देखने को मिलता है। सिद्धांत का उदय जो है हो चुका था। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख जो है
ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें तो इस समय प्रमुख यज्ञों का प्रचलन था। अगर बात करें इस समय के प्रमुख यज्ञ की, अगर बात करें तो इस समय के प्रमुख यज्ञ जो थे उनमें से एक था राज सूर्य यज्ञ, और दूसरा था अश्वमेघ यज्ञ, और तीसरा था वाजपेय यज्ञ। जो राज सूर्य यज्ञ था, राजा अपना राज्याभिषेक कराने को लेकर जो यज्ञ कराता था, राज्याभिषेक को लेकर जो राजा यज्ञ करवाता था उसे ही राजसूय यज्ञ कहा जाता था। और अश्वमेघ यज्ञ की अगर बात करें तो राजा जो अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर यज्ञ करवाता था, साम्राज्य विस्तार को लेकर जो यज्ञ करवाता था उसे ही अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता था। वहीं अगर बात करें वाजपेयी यज्ञ की, अगर बात करें तो राजा जो शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर यज्ञ करवाता था, राजा जो शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर जो यज्ञ करवाता था उसे ही वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। फिर अगर बात करें आर्थिक जीवन की, अगर बात करें उत्तर वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन की अगर बात करें आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहा का जो साक्ष्य है मिलना प्रारंभ हो चुका था, जिस कारण उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी का युग या कालखंड माना जाता है। इस समय लोहा का जो साक्ष्य है, लोहा का साक्ष्य मिलना इस समय लोहा के जो साक्ष्य है मिलना शुरू हो गया था, जिस कारण उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत का कालखंड माना जाता है, शुरुआत का कालखंड माना जाता है। और जैसे ही लोहा का साक्ष्य मिला तो लोहा से कृषि के औजार बनाए जाने लगे, जिससे खेती करना आसान हो गया और फसल के उत्पादन में काफी अवशेष यानी अधिशेष देखने को मिला। फसल के उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिली, फसल के
उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिली, जिस कारण इस काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, व्यवसाय कृषि था। और इस समय विकसित मृदभांड उद्योग का प्रचलन जो है देखने को मिलता है। इस समय विकसित मृदभांड का प्रचलन देखने को मिलता है। और इस समय 4 प्रकार के मृदभांड जो है बनाए जाते थे। 4 प्रकार के, एक था लाल रंग का मृदभांड, लाल रंग का मृदभांड। दूसरा था काला रंग का मृदभांड, काले रंग का। और तीसरा था लाल और काले रंग का मृदभांड, लाल और काले रंग का मृदभांड। और चौथा था चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड। जो चित्रित धूसर मृदभांड था, इस काल का अध्ययन का जो सबसे प्रमुख जो साक्ष्य था वो चित्रित धूसर मृदभांड था। यानी इस काल के विषय में सबसे ज्यादा जो जानकारी है हमें चित्रित धूसर मृदभांड से मिलती है। और इस समय व्यापारियों के श्रेणी को, इस समय व्यापारियों के, इस समय व्यापारियों के श्रेणी को श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन कहा जाता था। और जो ऋग्वेदिक काल में निष्क और शतमान को आभूषण के रूप में जाना जाता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है, निष्क और शतमान को मुद्रा के इकाई के रूप में जाने लगा। शतमान को मुद्रा के इकाई के रूप में जाना लगा। फिर अगर बात करें धार्मिक स्थिति की, अगर बात करें उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की अगर बात करें, धार्मिक जीवन की अगर बात करें
तो इस समय वैदिक कर्मकांडों का प्रचलन जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। इस समय वैदिक कर्मकांडों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल के लोगों के सबसे प्रमुख देवता जो थे प्रजापति थे। सबसे प्रमुख देवता जो थे, सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे। प्रजापति थे और प्रजापति को सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। सृजन कर्ता के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और जो ऋग वैदिक काल में पुषण पशुओं का देवता था, वह उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता बन गया। शूद्रों का पुषण जो ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता था, अब वह उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। शूद्रों का देवता हो गया। वहीं जो सरस्वती नदी की देवी होती थी ऋग्वेदिक काल में, वहीं उत्तर वैदिक काल में सरस्वती जो है विद्या की देवी बन गई, विद्या की देवी कही जाने लगी। तो यह था धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल के लोगों का। फिर अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें कि अगर बात करें, लेकिन उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर की अगर बात करें, वैदिक सभ्यता में अंतर की अगर बात करें, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था नगरीय सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। वहीं जो वैदिक सभ्यता था एक ग्रामीण सभ्यता था, एक ग्रामीण सभ्यता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता जो था मातृ सप्तात्मक सभ्यता था। समाज जो था मातृ सप्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज था मातृ सप्तात्मक था। वहीं वैदिक सभ्यता के जो समाज था पितृ सप्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख पशु जो है, सबसे प्रमुख पशु बैल था। वहीं वैदिक सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख पशु जो है, सबसे प्रमुख पशु जो है यानी सबसे पवित्र पशु जो है गाय थी। गाय थी।
और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। वहीं वैदिक सभ्यता के जो लोग थे लोहा से परिचित थे, लोहा से परिचित थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर था। फिर इसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की और बात करें, तो मैत्रेयानी संहिता में मैत्रेयानी संहिता में जुआ, शराब और स्त्री को पुरुषों की 3 बुराइयां बताया गया है। स्त्री को पुरुषों की 3 बुराइयां बताया गया है। और एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कुई है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई इसलिए प्रमुख है क्योंकि वैदिक कालीन इसमें 4 देवता का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। प्रमुख है क्योंकि वैदिक कालीन 4 देवता का उल्लेख जो है इसमें देखने को मिलता है। 4 देवता का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। एक है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन 4 देवता की उल्लेख जो है बोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। इसलिए बोगाज कोई अभिलेख जो है प्रमुख है। और अगर बात करें
तो एक है याज्ञवल्क्य स्मृति की अगर बात करें तो इसके ऊपर 2 टीका लिखा गया है। एक है मिताक्षरा मिताक्षरा और दूसरा है दाय भाग दाय भाग। मिताक्षरा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर 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 और वहीं दाय भाग के लेखक जो है जिमूत वाहन जिमूत वाहन। और मिताक्षरा में कहा गया है कि पुत्र का जन्म लेते हैं पैतृक संपत्ति में पुत्र का जो अधिकार है हो जाता है। जन्म लेते हैं पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार जो है हो जाता है। वहीं दाय भाग में कहा गया है कि पिता के मृत्यु के बाद ही पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। और एक पॉइंट था जो छूट रहा है, तो अगले क्लास में उस पॉइंट को बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी याद आ गया। तो एक था उत्तर वैदिक काल में ही जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, चावल, मछली, नमक, बाघ और हाथी से परिचित हो गए थे। यानी जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वे चावल, मछली, नमक, बाघ और हाथी से परिचित हो गए थे। तो यह था उत्तर वैदिक काल। यानी
वैदिक काल जो चैप्टर है समाप्त हो गया है और अगले क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उसके अगले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे।